नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात के तहत आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऑक्सीजोन के शिल्पकार से। जी हां, आज राजधानी रायपुर वासियों को एक सौगात मिली है ऑक्सीजोन के रूप में। पर्यावरण को बचाने की दिशा में इसे एक सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। 11 एकड़ में करीब 11 करोड़ की लागत से 19 एकड़ में इस परियोजना को सबसे पहले सोचा गया था कि रायपुर के मध्य में एक ऐसी जगह होगी जहां पर ढेर सारे पेड़ होंगे, जिसे जंगल का रूप दिया जाएगा, तमाम प्रजाति के वहां पर पेड़ होंगे। जब ये पहली बार अवधारणा निकल के सामने आई तो लगता था कि ये दूर की कौड़ी है, लेकिन इसे जमीन पर उतार दिया गया है और आज इसको राजधानी वासियों को सौंप दिया गया है। 19 एकड़ के बजाय फिलहाल जो है 12 एकड़ में काम हो चुका है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़े पैमाने पर ये जंगल बन के तैयार है। जंगल इसलिए क्योंकि शहर के बीचों बीच एक जंगल तैयार किया गया है। 75 प्रजाति के 4000 से ज्यादा बड़े जो पेड़ हैं वो इस इलाके में लगाए गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ में स्टूडियो में बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान, इस ऑक्सीजोन के शिल्पकार, रायपुर के पूर्व कलेक्टर और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता ओपी चौधरी साहब जुड़ रहे हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन राजधानी वासियों के लिए है, क्योंकि ऑक्सीजोन दरअसल आज सबसे बड़ी जरूरत किसी बात की अगर महसूस की जाती है तो वो ये महसूस की जाती है कि पर्यावरण साफ रहे, सुथरा रहे और लोगों को कम से कम सांस लेने में अच्छा ऑक्सीजन मिलता रहे। और इसकी दिशा में ये महत्वपूर्ण बात, एक कदम आपकी तरफ से उठाया गया था जब आप कलेक्टर थे यहाँ पर। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इसकी सोच कैसे आई, कैसे इसकी शुरुआत हुई कि एक ऑक्सीजोन बनाया जाए, वो भी एक ऐसी जगह पर जो बिल्कुल रायपुर के मध्य में, शहर के मध्य में हो। कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? एक्चुअली जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण की समस्या रायपुर की एक बड़ी समस्या थी और एक कलेक्टर के तौर पे जब भी मैं इसको देखता था तो मैं पीपीएम का लेवल मेजर करके पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से मंगवाया। तो पीपीएम निर्धारित करता है कि प्रदूषण का स्तर कितना अधिक है। तो रायपुर में 250-300 का लेवल होता था। तो इसलिए हमने बहुत सारे स्टेप लिए जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। और जैसे जो अल्टरनेटिव रूट्स हमने डेवलप किए, पीपल फॉर पीपल अभियान चलाए, कटोरा तालाब जैसे, तेली बांधा जैसे तालाबों को पुनरुद्धार किए और उनमें पेड़ों को लगाने का काम किए। जो रेलवे ट्रैक के पास में कोयला जलाकर सिगड़ी से खाना बनाते थे, उसके जगह में उज्ज्वला की स्कीम उन तक पहुंचाए। इस तरह के अनेक स्टेप लिए ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो था, जो आप आज जिक्र कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट की आज शुरुआत हुई है ऑक्सीजोन का। और क्योंकि मैं बेसिकली सबसे पहले तो रायपुर वासियों को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा कि उनको एक बड़ी सौगात मिली है। और जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो बिना स्मार्ट एयर और बिना स्मार्ट वाटर के कभी भी कोई शहर स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और जो पानी है और हवा है उसमें कितना पॉल्यूशन है वो जनरली दिखाई नहीं देता है जब तक साइंटिफिकली ना नापें। तो इसलिए पीपीएम का लेवल हम लोग नापते थे और हर जगह प्रॉब्लम रहता था रायपुर में। तो इस दृष्टिकोण से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया गया था। इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि पीपीएम का लेवल अलग अलग पॉइंट्स पे हमने लेवा कर देखा। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण की जो स्थिति खराब रहती थी वो जय स्तंभ के आसपास, घड़ी चौक, शास्त्री चौक के आसपास रहती थी, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक जाम सबसे ज्यादा होता है और वेहिकुलर पॉल्यूशन, वाहनों से जो जनित प्रदूषण है वो सर्वाधिक होता था। इसलिए हमने उस प्रोजेक्ट को फोकस किया कि यहाँ पे एक किस तरह का ऑक्सीजोन निर्मित होना चाहिए जो शहर में के बीचों बीच हो। और जैसे हमारे शरीर में फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, उस तरह से ऑक्सीजन क्रिएट करने का काम कर सके और लोगों को अच्छी हवा मिले। चुनौतियां जाहिर तौर पर काफी रही होंगी, जिसलिए मैंने अभी जिक्र भी किया कि जब ये प्रोजेक्ट की अवधारणा रखी गई थी कि इस तरह का एक ऑक्सीजन आप बनाने वाले हैं, और उस दौरान जब आप कलेक्टर थे तब भी आपसे चर्चा हुई थी डिटेल में। और तब कम से कम लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल होता था और उससे दूर की कौड़ी समझते थे कि कैसे ऐसे पॉसिबल होगा। रायपुर शहर में जहां इतनी आबादी है, इतना ट्रैफिक रहता है, वहां पर बीच में इस तरह का एक जंगल तैयार करना, इस तरह का एक जोन तैयार करना, चुनौतियां काफी सारी रही होंगी, क्योंकि काफी बड़े पैमाने पर जो वहां पर रिहायशी सरकारी कॉलोनियां थी उसको भी गिराना पड़ा, कुछ दुकानों को भी हटाना पड़ा। किस तरह से प्रोजेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ा? एक्चुअली सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट प्लान किया गया था दूसरे एजेंसीज द्वारा रायपुर में। 800 करोड़ रुपए का बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स वहां बनने वाला था और वहां पे जो रह रहे रहवासी थे उनके लिए घर वगैरह उसमें बनाने की बात थी और इस तरह से था। तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी प्रदूषण की समस्या इतनी भयावह है शहर के बीचों बीच, और दूसरी ओर प्रदूषण की समस्या और गाड़ियां इतनी ज्यादा, ट्रैफिक की समस्या है। ऐसे सिनेरियो में अगर बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा
तो उसको वो प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या और भी बढ़ सकती थी। हालांकि व्यवस्थित प्लानिंग से करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर भी ये समस्या और अधिक बढ़ सकती थी। इसलिए मैंने पहले सोचा कि ये मतलब ये ऑक्सीजोन होना चाहिए, एक अर्बन फॉरेस्ट होना चाहिए। जब सारी दुनिया पेड़ों को काट कर बिल्डिंग बना रही है, तो बिल्डिंगों को एक बार गिरा करके पेड़ भी लगाया जाए, जंगल भी बनाया जाए। ये सोच के साथ सबसे पहले हम लोग तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के पास इस प्रोजेक्ट को लेकर गए और वहां पे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और सारे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, सब लोगों के सामने हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया कि मतलब इस प्रोजेक्ट को कैसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये पूरा एरिया कितना है और इसमें क्या क्या चीजें उपस्थित हैं और इसको हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये पूरा प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया। तो मैं सरकार को, तत्कालीन सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई कि 800 करोड़ के कॉमर्शियल प्रोजेक्ट करने के बजाय उसको एक डेडिकेटेड अर्बन फॉरेस्ट बनाने की दिशा में वो सहमत हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, और उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते गए। तो ये पहला जो अप्रूवल था गवर्नमेंट के लेवल पर, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, ये बड़ा सपोर्ट था। इसके बाद ही हम लोग आगे की कल्पना कर पाए और आगे तेजी से आगे बढ़ पाए। तो जैसे वहां पे जब गए तो उसको सबसे पहला मुद्दा था कि इतनी महंगी जमीन है, जो 19 एकड़ जमीन है वहां पे, वो करीब करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन है। उसको जंगल के लिए डेडिकेट करना, ये कन्विंस करने में बड़ा समय लगता है। तो ये कन्विंस किया गया सबको, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स को। उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि उसमें कई सारे झुग्गियां भी थी और उसके अलावा सरकारी क्वार्टर्स बहुत सारे थे। जो सरकारी क्वार्टर्स में सब डिसीजन मेकिंग पदों में रहते हैं और सबकी अपनी अपनी पॉइंट्स रहते हैं और न्यूसेंस वैल्यू भी रहती है। कोई भी किसी भी पद पे रहता है तो उनसे भी मतलब पहले विरोध का सामना करना पड़ा। फिर धीरे धीरे उसको हमने सेटल किया। फिर जो झुग्गियां थी उनको, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने हुए थे, उनमें रिहेबिलिटेट करने की योजना के तहत हम लोगों ने काम किया। और इसके अलावा जो दुकान थे, सामने में मुख्यमंत्री स्वावलंबन की दुकानें थी जी, जो मतलब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन की दुकानें डेंस सिटी के बीच में नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि उसको अगर कहीं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना ही है, जैसे बीजापुर है कि छोटे छोटे नगर पंचायत हैं, दंतेवाड़ा है, उस तरह की जगह मुख्यमंत्री स्वावलंबन की दुकानें बनाई जा सकती हैं। लेकिन रायपुर जैसे बड़े शहर में जो मेट्रो का एक रूप ले रहा है, वहां पे हम एक सिंगल फ्लोर के छोटे छोटे दुकान बनाते हैं तो उससे ट्रैफिक और वो बहुत ज्यादा हो जाता है और पूरा उसको भी हटाने का काम किया गया। निश्चित रूप से उसमें रिहेबिलिटेशन की जिम्मेदारी हमने नगर निगम को सौंपी थी उस समय। उसमें भी आगे तेजी से काम करने के लिए हमने बार बार कहा। अब उस दिशा में भी नगर निगम को आगे बढ़ना चाहिए, उन लोगों की भी चिंता करनी चाहिए। इसमें सबको पॉलिटिकली कन्विंस करना एक बड़ी चुनौती थी, वो किया गया और फिर सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, जिसके कारण लोगों के लिए एक इस तरह का एक अविस्मरणीय, अतुलनीय प्रोजेक्ट तैयार हो गया। आज जिस तरह से, चूंकि बड़ी संख्या में वहां पर पेड़ मौजूद हैं, 75 प्रजाति के करीब 4000 पेड़ हैं जी। उसके अलावा करीब करीब 550 ऐसे पेड़ भी हैं जो कि संरक्षित हैं, उनको संरक्षित वहां पर किया गया है। खासतौर पर पाथवे बनाया गया है ताकि लोग वहां पर जा सकें और मॉर्निंग वॉक कर सकें या जो भी वहां पर स्थितियां बन सकें, ताकि लोगों को एक अच्छा वातावरण वहां पर मिल सके। आपने पीपीएम का जिक्र किया, जिसकी वजह से आपके जहन में ये बात आई थी। तब के समय में और आज के समय में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह का बदलाव आया है? एक्चुअली सबसे पहले मैं पीपीएम की अगर बात करूं हितेश जी, तो उस समय जो 8-10 महीना में बहुत सारे स्टेप लिए गए थे। एक स्टेप से पीपीएम कंट्रोल पूरी तरह से नहीं होता है। सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना होता है। उसके लिए आजकल ऑनलाइन स्टेक सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो हम इम्पोज किया। 90 लाख रुपए की मशीन एक एक इंडस्ट्री में लगती है, उसको इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के माध्यम से हम लोगों ने इंश्योर कराया। फिर इसी तरह से वेहिकुलर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पहले पॉल्यूशन का जांच ही नहीं होता था गाड़ियों में, और यहाँ पॉल्यूशन जांच करने वाली मशीनें ही नहीं थी। पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल मशीन जो होती है, जिससे व्हीकल का पॉल्यूशन का लेवल, उसका फिटनेस चेक किया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो पहले 7-8 सेंटर थे पीयूसी सेंटर्स, तो उसको हमने 125 सेंटर एक महीने के अंदर बनाया। और इस तरह से तेजी से हमने जो उस समय इंप्लीमेंट किया था, तो उसके कारण जो पीपीएम 250-300 लेवल पे होता था, उस समय करीब 1-1.5 साल का जो प्रयास था। और एक प्रयास का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो रैलियों पे जो हमने कंट्रोल किया था, जो धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, किसी भी प्रकार की रैली हो, वो शहर के डेंस इलाकों में ना गुजारी
जाए। 5 प्रमुख सड़कों पे हमने प्रतिबंधित किया था, उसके अलावा किसी भी सड़क पे जा सकती है रैली, ये व्यवस्था दी गई थी। तो उन सब के कारण जाम लगने कम हुए, और उसके कारण जब जाम लगता है तो पॉल्यूटेड हवा भी छोड़ती है गाड़ियां, तो ये सब के कारण पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ था। तो उस समय बोलना चाहूंगा 250-300 ppm पे जो लेवल होता था पीक पर, जो विंटर सीजन में आता है, उस समय 1-1.5 साल के प्रयास से वो करीब 75-80 पर आ गया था, जो मैं मानता हूं कि इंडिया के किसी भी शहर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल भी एक आया था कि इंडिया के किन किन शहरों ने बड़ा जंप किया है, तो उसमें रायपुर टॉप पे था, जो पॉल्यूशन के स्तर को कम करके हवा को सुधारने के दृष्टिकोण से, तो एक बड़ा अचीवमेंट था उस दृष्टिकोण से। और मैं कहना चाहूंगा कि जो ऑक्सीजोन तैयार किया गया है उसमें करीब 1004 करोड़ की जमीन डेडिकेट की गई, और उसमें हमने फोकस किया कि जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं केवल शोबाजी के लिए होते हैं, उसके बजाय हमने देसी प्रजाति के ऐसे बड़े बड़े पेड़ जो बन सकें और जिससे मोर एंड मोर ऑक्सीजन, अधिक से अधिक ऑक्सीजन क्रिएट हो सके, इस पर हमारा पूरा फोकस रहा। और उसमें इस तरह के प्लांटेशन को ज्यादा जोर दिया गया है। उसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि पाथवे, जो ट्रैक बनाए गए हैं ताकि लोग अपने फिटनेस पे ध्यान दे सकें, ओपन एयर जिम वहां क्रिएट किया गया है, योगा कॉर्नर डेवलप किया गया है, कुछ वाटर बॉडी भी डेवलप करने की कोशिश की गई है ताकि कंप्लीट इकोसिस्टम बन सके। जैसे एक फॉरेस्ट में होता है, वहां पे चिड़िया, बर्ड्स, एक अपने आप में कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके और एक जैव विविधता को, बायोडायवर्सिटी को राजधानी के बीचों बीच प्रमोट किया जा सके, ये कोशिश। कुल मिलाकर 19 एकड़ के करीब ये जमीन है जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं कि 1000 करोड़ के ऊपर जिससे उसकी सिर्फ कीमत बनती है जी। उस 19 एकड़ में से अब तक 12 एकड़ को डेवलप किया गया है जी, और 11 करोड़ के करीब इसकी लागत है जी। बाकी का जो प्रोजेक्ट, जो जमीन है, वहां पर किस तरह का प्लान था या किस तरह का प्लान है? बेसिक प्लान यही है कि एक रिक्रिएशन की फैसिलिटी हो और मोर एंड मोर ऑक्सीजन क्रिएट हो सके, देसी पेड़ हो, योगा सेंटर हो और पार्किंग हो प्रॉपर। इस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पार्किंग का भी एस्पेक्ट हमने जोड़ा था। जिस स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से कलेक्ट्रेट के पास जो आप देखते होंगे मल्टी लेवल पार्किंग वो बन रही है, ताकि उस एरिया में, कलेक्ट्रेट में और सब जगह पार्किंग का इश्यू होता है, पार्किंग ना होने के कारण जाम की स्थिति निर्मित होती है, उसको भी इसमें एड्रेस किया गया है। तो इसी थीम पर ही बाकी क्षेत्र को भी डेवलप किया जाना है, उसको भी मैं जल्द से जल्द किए जाने का रिक्वेस्ट करूंगा। उसके अलावा चूंकि आपने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया, अब रायपुर में उस समय आप थे कलेक्टर और आपकी सोच थी और उसकी वजह से ये फलीभूत भी हुआ और आज ये जमीन पर भी आ गया और लोगों को उसकी सौगात भी मिल गई जी। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बाकी शहरों में भी लागू किया जाना चाहिए, जाहिर सी बात है। इसको लेकर भी क्या कुछ और वृहद रूप से प्लान करने की आवश्यकता है कि ताकि कम से कम छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण शहर हैं जहां पर पोल्यूशन की स्थिति ज्यादा है या फिर कम से कम पोल्यूशन नहीं भी है तो भी वहां पर कम से कम इस तरह का ऑक्सीजन डेवलप करें, क्योंकि आज की ये जरूरत है। जिस तरह से लगातार हम पूरे दुनिया में जिस तरह से पर्यावरण को लेकर जो संकट की स्थितियां देखने को मिलती हैं, उस लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, आगे किस तरह का प्लान किया जाना चाहिए? निश्चित रूप से मैं यही कहूंगा कि एक ऑक्सीजोन बना करके हम लोग खुश हो जाएं तो वो पर्याप्त नहीं है। जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो प्रशासन में हैं, सरकार में हैं, कि जिम्मेदारी बनती कि एक अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट हुआ है तो उसको कम से कम 100 जगह, 200 जगह, 500 जगह रेप्लिकेट किया जाए, तब उसका असली प्रासंगिकता है। तो शहर के बीचों बीच की जितनी जमीनें हैं उनको पार्किंग और ग्रीनरी के रूप में विकसित कर देना चाहिए हमको। उससे जमीन भी सुरक्षित रहेंगी, महंगी जमीनें हैं, अतिक्रमण भी उनमें नहीं होंगे और शहर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन भी मिल सकेगा। तो सभी शहरों के बीचों बीच स्थित जो महत्वपूर्ण जमीनें हैं उनको पार्किंग और ऑक्सीजन के रूप में विकसित किए जाने का मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं भी बताना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने इस तरह का ऑक्सीजन, मैंने रायपुर कलेक्टर रहते हुए बहुत सारे जगहों में विकसित किया है। जैसे आप कभी तिल्दा ब्लॉक में रायखेड़ा जाकर देखें तो रायखेड़ा में बहुत ही सस्ते मॉडल से, बहुत ज्यादा पैसा खर्च किए बिना, मतलब नरेगा आदि योजनाओं का ही उपयोग करते हुए हमने 27 लाख रुपए का जो मुक्ति धाम है वो विकसित किया था, नरेगा के पैसे का उपयोग करके, जो खर्च होता ही है मोस्टली सब गांव में। तो उसमें कोई महंगे बाउंड्री वाल, सिविल कंस्ट्रक्शन कम से कम करें, उससे कास्ट भी बढ़ता है और अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार की स्थितियां भी निर्मित होती हैं। तो उससे बेहतर है कि हम लोग फोकस करें कि हमारा मेन पर्पज क्या है। जैसे हम मुक्ति धाम बना रहे हैं तो उसको केवल चैन लिंक फेंसिंग से घेर दिए
और जो पाथवे बना रहे हैं तो उसमें केवल एक ईंट को टेढ़ा करके गांव में जैसे क्यारी बना दी जाती है, उस तरह से क्यारी बना देते थे उसमें। जो उसमें टाइल्स वाइल्स लगाने के बजाय बजरी गिट्टी जो होती है वो डाल देते थे। बजरी गिट्टी हर दृष्टिकोण से अच्छा है, पैर नंगे पैर चलेंगे तो आपको एक्यूप्रेशर का काम करेगा। उसमें जब हम टाइल्स लगा देते हैं कंक्रीट करके तो पानी नीचे परकोलेट नहीं हो पाता, लेकिन बजरी गिट्टी से पानी भी नीचे परकोलेट होता है। तो बजरी गिट्टी इज मच मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो इस तरह के देसी चीजों का उपयोग करते हुए फिर जो शव होते हैं उनको जलाने का जो स्ट्रक्चर है, और जो लोग जो जाते हैं अंतिम यात्रा में उनके बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और अधिक से अधिक पीपल बरगद के पेड़ इस तरह की जगहों में ज्यादा लगाएं, क्योंकि एक पीपल पेड़ अगर हम लगाते हैं तो सैकड़ों पेड़ के बराबर काम करता है, 100 से अधिक साल तक जीता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह की थीम पर आप रायखेड़ा जैसे गांव में देखेंगे तो मुक्ति धाम को भी हमने ग्रीन जोन के रूप में डेवलप किया है। इसी तरह के हमारे सभी तालाबों को, खेल मैदानों के किनारे किनारे पीपल लगाकर इस तरह के हमको प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए जिसमें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में भी हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्रिएट कर सकें, पीपल बरगद जैसे पेड़ों को आगे बढ़ाया जा सके। जैसे आप कटोरा तालाब के चारों ओर देखेंगे कि 36 पीपल के पेड़ उसमें चारों ओर लगाए गए। मैं अगला सवाल आपसे वो करने वाला था, कटोरा तालाब का आपने जिक्र किया जी, क्योंकि आपने कलेक्टर के जो दौरान रहते दिन के दौरान आपने खास तौर पर तालाबों के संरक्षण और तालाबों को फिर से जिंदा करने को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण मुहिम कराई थी, और उसमें कटोरा तालाब उसका एक जीवंत उदाहरण भी है जी। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि कितना महत्वपूर्ण है, चूंकि आज हम पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन बनकर तैयार है, कुछ तालाबों को संरक्षित किया गया है। एक समय था जब रायपुर की पहचान तालाबों के शहर के रूप में होती थी, धीरे धीरे उस दिशा में अब आगे बढ़ा जा रहा है, चाहे वो नगर निगम के स्तर पर हो या तमाम तरह की अलग अलग एजेंसियों के स्तर पर हो। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं तालाबों को, ऑक्सीजन को, इन सब चीजों को लेकर किस तरह से देखते हैं? हितेश जी, मैंने सबसे पहले ही कहा कि बिना स्मार्ट एयर और बिना स्मार्ट वाटर के कोई भी सिटी स्मार्ट सिटी बन ही नहीं सकता, लेकिन उस पक्ष को हमको बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जैसे हम बेंगलोर का उदाहरण है, बेंगलोर इतना फेमस मेट्रो है, इंडिया का आईटी का हब है, सब कुछ है, लेकिन आपको पता होगा कि वहां पे आज 1000 फीट तक भी अंडरग्राउंड वाटर नहीं मिलता है। रायपुर, जैसा कि आपने भी कहा कि तालाबों के शहर के रूप में जाना जाता था, यहाँ 300 से अधिक तालाब थे, आज काफी संख्या में तालाब सिमट कर रह गए हैं। जैसे मैं म्युनिसिपल कमिश्नर था 2009-10 में, तब तेली बांधा को का प्रोजेक्ट हम लोग करना चाहते थे, जो अभी मरीन ड्राइव कहलाता है। उसको मैं देखने के लिए गया एक दिन सुबह 6 बजे कि इस प्रोजेक्ट को करना है तो देख के आया जाए करके। मैं वहां पर गया मेन रोड से और घूमता रहा मैं 5-10 मिनट तक, मुझे तालाब दिखाई ही नहीं दिया, तालाब दिखाई ही नहीं दिया। इस तरह की स्थिति निर्मित हो। आज जो लोग देखते हैं तेलीबांधा को जिस स्थिति में है, ये यकीन नहीं कर पाते लोग कि इस तरह की स्थितियां वाकई में हो रही होंगी। वो तालाब दिखाई नहीं देता था तेलीबांधा। फिर मैंने जोन कमिश्नर को हमारे फोन किया, कुछ सब इंजीनियर को फोन किया, वो लोग आए और फिर मुझे अंदर तक ले जाकर दिखाए। तो एक बार के लिए तो लगा कि प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता क्या। फिर जाकर के 1206 परिवारों को रिहेबिलिटेट किया गया, उनको 2-3 सालों तक बोरिया कला में रखा गया, फिर उनको वापस यहाँ पे घर लाकर इन सिटू प्रोजेक्ट किया गया, और आज तेलीबांधा मरीन ड्राइव के रूप में, तेलीबांधा तालाब के रूप में पूरे शहर की एक पहचान बना है। इसी तरह से कटोरा तालाब को आप देखेंगे, जब मैं कलेक्टर था तब मैं वहां पे जाकर जब पहली बार देखा था, पूरे जलकुंभियों से भरी हुई एक गटर की तरह कटोरा तालाब दिखाई देता था, और उसके चारों ओर अतिक्रमण थे, और चारों ओर के अतिक्रमण से सीवरेज का जो पानी होता है वो जाकर तालाब में रोज मिल रहा है। तो कोई भी इकोसिस्टम, प्रकृति कब तक हमारे पापों को संभाल सकती है, तो एक बड़ा सवाल है। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन अब वहां पे 165 परिवारों को वहां से निकालकर रिहेबिलिटेट किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उनको घर प्रदान किया गया, और फिर उसको डिगिंग की गई, पहले डी वाटरिंग की गई, फिर डी सिल्टिंग की गई, फिर उसके तालाब को एक प्राकृतिक रूप में लाया गया, फिर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था करते हुए योगा सेंटर, ओपन ऑडिटोरियम, जो ओपन एयर जिम है, उन सबको स्थापित किया गया, और अलग अलग पेड़, चाहे नीम के हों, बांस के हों, मतलब एक साइंटिफिकली सोच, पीपल के पेड़ चारों ओर 36 पीपल के पेड़, इस तरह के पेड़ों को लगाया जाए। तो मुझे लगता है कि जितनी जरूरी हमको पेड़ क्रिएट करके ऑक्सीजन क्रिएट करना है, शुद्ध हवा क्रिएट करना है, उतनी ही जरूरी है कि हम शुद्ध पानी और अंडरग्राउंड पानी को हम शहर में बचा कर रख सकें। क्योंकि तालाब जब कोलैप्स हो जाएंगे तो धीरे धीरे उनमें जब सिल्ट जमा होता जाता है, लुगदी गाद जमा होता जाता है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे 8 फीट 10 फीट का गाद जमा हो जाता है। कई तालाबों में हमने जेसीबी उतारे तो जेसीबी ही डूब जाता था। इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई थी, और उसमें जो इकोसिस्टम होता है तालाब को कोलैप्स हो जाता है, पानी परकोलेट नहीं होता है, उसमें
पानी में रहने वाले जो मछली वगैरह हैं वो भी जिंदा नहीं रहते हैं। बिल्कुल सही। इस तरह की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो हम उनको इकोसिस्टम को रिवाइव करें, तभी हमारा अंडरग्राउंड सेव होगा, पानी का संरक्षण होगा और पानी की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। नहीं तो बेंगलोर जैसे हम एक बड़े ऊंचाई की ओर तो बढ़ जाएंगे, लेकिन पता चला कि हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर ही नहीं है, तब पूरा सिटी कोलैप्स हो जाता है। तो हमको आने वाली पीढ़ी को अच्छी हवा और अच्छा पानी देना है, तभी हम लोग वास्तविक अर्थों में स्मार्ट सिटी बना पाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस सोच के साथ आपने कलेक्टर के रूप में भी काम किया और उसके बाद भी लगातार आप काम इस दिशा में कर ही रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोगों के बीच ये सकारात्मक मैसेज जाए कि पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण है, इसको बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम करने की आवश्यकता है? देखिए, हवा, पानी, पर्यावरण की जो बातें हैं, बिना लोगों के सहयोग के कभी पूरा नहीं हो सकता। कोई भी सरकार हो, कोई भी कलेक्टर हो, प्रशासन हो, अपने आप अकेले से नहीं कर सकता है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि पीपल फॉर पीपल जैसी स्कीम हम लोगों ने चलाया था, इस तरह की स्कीम्स में लोग जुड़े। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ग्रीन आर्मी जैसे संस्थान रायपुर में काम कर रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति पेड़ लगाता है और पेड़ को जिंदा रखता है, वो ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने पेड़ के मामले में मैं यही कहना चाहूंगा कि हर कोई पेड़ लगाने के मामले में, ग्रीनरी के मामले में जुड़े और पर्यावरण को बचाने में अपना सर्वोत्तम योगदान दे। ये सबसे जरूरी काम है और पेड़ को लगाने के साथ साथ उसको बचाने पे हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। आप देखेंगे राजू ढाबा से लेकर विधानसभा रोड तक जितने पेड़ हम लोगों ने लगाए थे, पूरे 10-10 फीट 12 फीट के पेड़ लाकर लगाए थे और सबके सब जिंदा है। तो पेड़ लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पेड़ को जिंदा रखने में है। ये सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा और साथ ही सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो इतने भी सकारात्मक प्रोजेक्ट हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाएं। सड्डू में एजुकेशनल कैंपस का निर्माण है या इस तरह के ऑक्सीजोन जैसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे नालंदा हमने एक बनाया, तो इस रायपुर में मुझे लगता है कम से कम 10 नालंदा परिसर की जरूरत है और छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालय में और हर तहसील मुख्यालय तक नालंदा परिसर बनना चाहिए। जैसे ऑक्सीजोन बना है रायपुर में और कम से कम 5-10 ऑक्सीजोन बनने चाहिए हर जिला मुख्यालय में, तहसील मुख्यालय में, गांव-गांव तक ऑक्सीजोन बनाना चाहिए। तो सरकार को इस तरह के मुद्दों पर बहुत सकारात्मकता के साथ तेजी से काम करने का मैं निवेदन करना। बिल्कुल, और उम्मीद भी करते हैं कि दिशा में काम किया जाए, चूंकि ये सीधे सीधे जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, पर्यावरण को, समाज को, राज्य को संरक्षित करने वाले मुद्दे हैं। इस पर जरूर ईमानदारी से काम किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि यहाँ पर ओपी चौधरी साहब ने बताया भी कि ये ऑक्सीजोन जो है यहाँ पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने वाला था, तो ये भी तय करना होगा कि क्या जरूरी हम लोगों के लिए आज के आने वाले समय के लिए, और खासतौर पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगर योजनाएं बनाई जाएंगी तो उसका जाहिर तौर पर आम लोगों को फायदा मिलेगा, जैसा कि अब ऑक्सीजन अब जो मिल चुका है आम लोगों को उसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत